नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे क्लास रहने वाली है वो यहाँ पे सीरीज नंबर यहाँ पे रहेगी 82। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रक्रम चला रहेगा, उसका पार्ट नंबर 82 रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में अपन यहाँ पे मॉर्निंग सेशन के अंदर थ्योरी क्लास और साथ ही में यहाँ पे बूस्टर डोज भी लगातार अपन ले रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहे और सभी दोस्त एक बार क्लास को शुरू करने से पहले है क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, फिर अपन लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज अपने यहाँ पे सीरीज नंबर 82 रहेगा और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। रक्त परिसंचरण की बात कर रहे हैं अपन, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, आर्किमिडीज या न्यूटन। न्यूटन ने है वो दोस्तों यहाँ पे गति के 3 नियम बताए थे। आर्किमिडीज ने है वो लीवर से संबंधित यहाँ पे बात बताई थी। कार्ल लैंडस्टीनर है वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप से संबंधित रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। विलियम हार्वे, उसके द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की रक्त परिसंचरण है उसकी यहाँ पे खोज की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करें, अभी जस्ट मैंने बताया ही है ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब ब्लड ग्रुप जैसे मान लो दोस्तों ए है, बी, ए बी और यहाँ पे ओ, ये ब्लड ग्रुप अपने यहाँ पे होते हैं। उनमें देखे तो अपन यहाँ पे एंटीजन के आधार पर है वो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ए बी और ओ है वो यहाँ पे 4 प्रकार के अपने यहाँ पे ब्लड ग्रुप होते हैं। यहाँ पे रक्त समूह की बात करें, ब्लड ग्रुप की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कार्ल लैंडस्टीनर और साथ में इसके यहाँ पे नाम आता है वो विनर, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा है वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप की यहाँ पे खोज की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा शुद्ध रक्त ले जाने वाली एकमात्र सिरा कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, उसको ले जाने वाली एकमात्र वेन है वो यहाँ पे कौन सी रहेगी वेन, वो अपने यहाँ पे बताना है। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि शरीर की एकमात्र धमनी है जो यहाँ पे क्या लेके जाती है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त लेके जाती है, यानी CO2 जनरेटेड यहाँ पे ब्लड लेके चलती है। उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वो कौन सी धमनी है, तो यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पे रहती है जो क्या लेके जाती है, अशुद्ध रक्त यहाँ पे लेके चलती है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके चलने वाली एकमात्र यहाँ पे सिरा की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की बात करें और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फुफ्फुसीय सिरा जिसे अपन पल्मोनरी यहाँ पे विन के नाम से जानते हैं, वेंस के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे लंग्स से ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो अपने फेफड़े हैं उनसे लेके है वो यहाँ पे दाएं जो बायां आलिंद है उसके अंदर यहाँ पे लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, ब्लड थिनर प्रोटीन किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्लड थिनर प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। ब्लड थिनर प्रोटीन की बात करें तो वो कौन सा प्रोटीन यहाँ पे रहेगा, सिस्टेमिन, हिपेरिन, एक्टिन या मायोसिन। ब्लड थिनर प्रोटीन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे रक्त को है वो यहाँ पे क्या बनाता है, पतला या तरल बनाता है, उसे अपन ब्लड थिनर प्रोटीन बोलते हैं। और ब्लड थिनर प्रोटीन है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो वो यहाँ पे लीवर है यानी यकृत होता है, यकृत के अंदर है वो ब्लड थिनर प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे हिपेरिन के नाम से जानते हैं। हिपेरिन है वो ब्लड थिनर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो रक्त को क्या करता है, पतला बनाए यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड की बात कर रहे हैं अपन। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि ब्लड का निर्माण करने के लिए पिछले प्रश्न उत्तर में बताया था कि ब्लड का निर्माण करने के दो अपने को यहाँ पे सब्सटेंस पदार्थ की आवश्यकता होती है। एक इसके अंदर प्लाज्मा होता है, दूसरा इसके अंदर यहाँ पे सेल्स होती है यानी कणिकाएं होती है। प्लाज्मा है वो यहाँ पे 55% होता है और कणिकाएं हैं वो 45% होती है। कणिकाओं में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है और प्लाज्मा के अंदर वाटर यानी पानी, प्रोटीन और साथ ही में यहाँ पे खनिज लवण यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 55% प्लाज्मा है वो यहाँ पे प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों, यहाँ पे रक्त में कणिकाओं का प्रतिशत कितना होता है, अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेशन एलिमेंट्स इन ब्लड की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ब्लड के अंदर है वो यहाँ पे प्लाज्मा अपन ने देख लिया कितना प्रतिशत था, यहाँ पे 55% था, लेकिन जो कणिकाएं हैं वो कितना परसेंट थी,
तो वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। 45% यहाँ पे कणिकाएं पाई जाती है, जिनमें है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और यहाँ पे प्लेटलेट्स। आरबीसी है वो 95% पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी है 0.1% और प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे 4.9% यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे ग्रेवार्ड आरबीसी की बात कर रहे हैं अपन, वो किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्रेवार्ड का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आरबीसी अगर मर्त हो जाती है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो मर्त होने के बाद है वो यहाँ पे कहाँ जाकर रुकती है, तो वो अपने को बताना है लीवर, किडनी, स्प्लीन या लंग्स। तो अगर आरबीसी खत्म हो जाती है, मर्त हो जाती है, तो वो जाके है कहाँ रुकती है, तो स्प्लीन होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन प्लिया के नाम से जानते हैं, स्प्लीन में जाके रुकती है। और उसमें से है वो यहाँ पे आरबीसी के अंदर से वो यहाँ पे आयरन की मात्रा है वो यहाँ पे अलग हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। स्प्लीन है वो यहाँ पे ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जाना जाता है। फैक्ट भी दिए गए दोस्तों यहाँ पे, इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। आरबीसी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी की कमी से है वो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। साथ ही में दोस्तों आरबीसी का जीवन काल में अगर जीवन काल में कमी हो जाती है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है और अगर जीवन काल में कमी हो जाती है तो उसे अपन थैलेसीमिया रोग के नाम से जानते हैं। आरबीसी की अगर आकृति बिगड़ जाती है तो उसे अपन सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। आरबीसी की आकृति बाइकॉन्केव होती है दोस्तों यहाँ पे, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एरिथ्रोप्रोटीन है हार्मोन होता है जो आरबीसी को ज्यादा संख्या में बनाने का संदेश है वो अस्थि मज्जा को यानी बोन मेरो को यहाँ पे देता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आरबीसी का निर्माण है वो यहाँ पे बोन मेरो अस्थि मज्जा के अंदर यहाँ पे होता है। तो ये आरबीसी से रिलेटेड फैक्ट सब अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वो अभी जस्ट अपन ने देखा है दोस्तों यहाँ पे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर, वर्टिब्री, बोन मेरो या फिर किडनी। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताया था, इजी रहेगा दोस्तों। जो अपनी हड्डियां होती है दोस्तों यहाँ पे, जो लंबी हड्डियां होती है अपनी, इन लंबी हड्डियों के जो किनारे होते हैं, इन किनारों और साथ ही में जो साफ्ट वाला भाग होता है, बीच वाला भाग जो साफ्ट वाला भाग होता है, इनमें है वो यहाँ पे क्या पाया बनता है, बोन मेरो होता है। और बोन मेरो के अंदर ही क्या बनती है, आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा कि आरबीसी के जीवन काल में कमी से कौन सा रोग होता है। अभी अपन ने जस्ट अपन फैक्ट में देखा था दोस्तों यहाँ पे कि आरबीसी का जीवन काल है वो कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और अगर 120 दिन से पहले अगर आरबीसी जैसे मान लो 115 दिन पे या 110 दिन पे खत्म हो जाती है, तो उस रोग को अपन किस नाम से जानते हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेपेनिया, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, अगर आरबीसी के जीवन काल में कमी हो जाती है तो उसे अपन थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। साथ ही में दोस्तों अगर आरबीसी की आकृति में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे अपन सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसी की आकृति कैसी होती है दोस्तों, यहाँ पे शेप ऑफ आरबीसी की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अवतल, उभय अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। और दोस्तों मैंने बताया था कि आरबीसी की आकृति में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे अपन किस नाम, कौन सी बीमारी होती है, तो उसे अपन सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। आकृति में अगर दिक्कत हो जाती है तो, और आकृति कैसी होती है, तो बाई कॉन्क्लेव का इसकी आकृति होती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा उभय अवतल, जिसे अपन बाई कॉन्क्लेव नाम से जानते हैं। तो इसकी आकृति है उभय अवतल यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देगा दोस्तों। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे शरीर का प्रतिरक्षा सिस्टम है वो किसे कहते हैं अपन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा और साथ ही में इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। डब्ल्यूबीसी होती है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जिसे अपन ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। वो ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी है वो शरीर के अंदर क्या करती है, इम्यून सिस्टम यहाँ पे डेवलप करती है, जिसे अपन डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों स्टडी ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं अपन, तो रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा,
वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे साइटोलॉजी है, यहाँ पे कोशिका का अध्ययन कहलाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हिस्टोलॉजी है, वो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी है वो रक्त का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, और रक्त के अंदर है दो चीज आती है, एक प्लाज्मा मिलता है और दूसरी इसके अंदर यहाँ पे कणिकाएं यानी सेल्स इसके अंदर यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल रिसेप्ट ब्लडर है वो यहाँ पे ग्रुप, वो अपने यहाँ पे बताना है। यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक होता है दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर। सर्वग्राही का मतलब है कि सभी ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो ए हुआ, बी, ए बी या फिर ओ, सभी से रक्त लेने वाला है ब्लड ग्रुप यहाँ पे कौन सा रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा ए बी। और उसमें भी अगर एंटीजन के तौर पर देखें तो ए बी पॉजिटिव होता है दोस्तों यहाँ पे, वो सभी से यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। यूनिवर्सल डोनर की बात करने जो सभी को ब्लड दे सकता है, वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना। अभी जस्ट अपन ने देखा कि सभी से ब्लड ले सकता है, तो वो यहाँ पे ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, वो सभी से यहाँ पे ले सकता है, यानी सभी को यहाँ पे सभी से ब्लड ले सकता है, उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन सबको देने वाला, सबको दे सकता है ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा ब्लड ग्रुप ओ है, वो सबको यहाँ पे ब्लड दे सकता है। और एंटीजन के तौर पर भी देखे तो यहाँ पे ओ नेगेटिव, वो सबको यहाँ पे ब्लड दे सकता है। ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकते हैं, और ओ नेगेटिव है वो सबको यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे एंटीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ए बी, ए ओ या फिर बी। क्वेश्चन नंबर 15 के दौरान बताना है दोस्तों। एंटीजन बताया था दोस्तों मैंने कि एंटीजन क्या करते हैं, वो अपने को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को अपने को यहाँ पे फील कराते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे कौन सा एंटीजन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यूनिवर्सल डोनर है, जो यूनिवर्सल डोनर है जो सभी को रक्त दे सकता है, उसके अंदर यहाँ पे एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लड ग्रुप ओ है, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसके कारण वो सभी को क्या दे सकता है, रक्त यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों अपना कि किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए ओ, ए बी या फिर बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर है अपने को 16 के अंदर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एंटीबॉडी की अपन बात कर रहे हैं, किसके अंदर नहीं पाई जाती है, तो जो ब्लड ग्रुप सभी से ले सकता है उसके अंदर यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। रक्त में आरबीसी की गणना किससे की जाती है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, इस आरबीसी का अपन काउंट किसके द्वारा करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त क्लास को सबसे ज्यादा शेयर ज्यादा से ज्यादा करें दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक यहाँ पे बहुत कम करते हैं, तो शेयर और लाइक की संख्या आप बढ़ाते रहे। तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है उसकी काउंटिंग का अपन कैसे करते हैं, गोनियोमीटर, हिमोसाइटोमीटर या फिर पीडोमीटर। क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हिमोसाइटोमीटर। हिमोसाइटोमीटर के द्वारा है जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर है वो आरबीसी की अपन काउंटेड है यहाँ पे करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर अनुपात देखे, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी देखे तो यहाँ पे 600 आरबीसी के अनुपात में एक यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा कि चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है। अगर अपनी इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लोटिंग का कार्य अपने का कौन करेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। दोस्तों यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहे हैं अपन। दोस्तों अपन आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स होती है उसे अपन थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा प्लेटलेट्स। प्लेट्स होती है दोस्तों,
वो थक्का ब्लड क्लोटिंग का कार्य करती है। और उसमें जो है दोस्तों यहाँ पे फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दो प्रोटीन पाए जाते हैं, वो इसका यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग का कार्य यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हृदय के मध्य स्थित दीवार को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हृदय के जो चैम्बर है, उन चैम्बर्स के मध्य है जो दीवार पाई जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ये अपना हार्ट है, मान लो ये अपना हार्ट है, और हार्ट में अगर देखा जाए तो ये अपना आलिंद, ऊपर वाले दोनों, और ये दोनों नीले होते हैं, तो इनके मध्य जो यहाँ पे दीवार पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। आलिंद, नीले, सेप्टम या फिर एक्टिन। तो क्वेश्चन नंबर है अपने को 19 बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। सेप्टम के नाम से जानते हैं, जो सेप्टम दीवार होती है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे हार्ट को दो भागों में, दायां और बाएं भाग के अंदर, यहाँ पे बायां और ये अपने का दायां यहाँ पे भाग यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं। बार बार मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे कि आरबीसी को अपन किस नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, और प्लेट्स को अपन किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आरबीसी की बात कर रहे हैं अपन। आरबीसी का जीवन काल अपन ने 120 दिन देखा था। तो आरबीसी को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या टीनोसाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट के नाम से अपन आरबीसी को यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। हिमोरेज, एक्टिन, मायोसिन या मायोफिलामेंट। दोस्तों ब्लड क्लोटिंग की कार्य करेगी तो वो यहाँ पे प्लेटलेट्स होती है, वो यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग का कार्य कराती है, जिसमें दो प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, फाइब्रोनोजन और साथ में प्रोथ्रोम्बिन, वो इसके अंदर यहाँ पे पाई जाती है दो प्रोटीन। और जो ये ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा, और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा हीमोरेज। ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे अपन हीमोरेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रक्त में प्रतिघन मिमी आरबीसी की संख्या कितनी होती है। प्रतिघन क्यूबिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे प्रतिघन क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक के अंदर है वो आरबीसी की यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बताना है। दोस्तों प्रतिघन क्यूबिक की बात करें, जैसे मान लो अपनी एक ब्लड की बूंद है और इस ब्लड की बूंद के अंदर कितनी आरबीसी आ सकती है, वो अपन इसको सरलतम रूप से अपन देख सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 50 लाख। ध्यान रखना है, एक बूंद के अगर अंदर देखे तो आरबीसी की संख्या लगभग अपने को 50 लाख तक अपने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है। हृदय की मांसपेशी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, हार्ट मसल्स की बात कर रहे हैं। हार्ट को सप्लाई करने वाली यहाँ पे कौन सी यहाँ पे धमनी रहेगी, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी साइनस, महाधमनी या फिर मासिरा। हार्ट की मांसपेशियां होती है दोस्तों, हृदय की मांसपेशियां होती है, इन हृदय की मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, उनको भी सप्लाई करने वाली यहाँ पे धमनी है, आर्टरी है, वो कौन सी रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 की बात कर रहे हैं। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा कोरोनरी धमनी है, वो हार्ट की मांसपेशियों को, हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनको ब्लड सप्लाई करने वाली है, यानी ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने वाली यहाँ पे धमनी रहेगी। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे सोल्जर ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, शरीर के सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर हार्ट को। शरीर के सिपाही के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका मतलब है वो शरीर की क्या कर रहा है, रक्षा करने का कार्य कर रहा है, इम्यून सिस्टम यहाँ पे डेवलप करने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जिसे अपन ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करने का कार्य करती है, रोगों से लड़ना के कार्य यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि स्प्रिंटर सेट कमांड पर किस स्थिति में होता है। स्प्रिंटर जो धावक होता है, तो स्प्रिंटर है वो सेट कमांड अपने को मिल जाता है, सेट कमांड पर है वो अपनी शरीर की पोजीशन यहाँ पे कैसी रहती है,
स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल या फिर सभी। तो दोस्तों अपना जो खिलाड़ी होता है, जो हाथों को टच करके रखता है, पैर पीछे रहते हैं, और जैसे ही इसको इस सेट कमांड मिलता है तो वो कौन सी पोजीशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 25 बताना है, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अनस्टेबल बैलेंस के अंदर आ जाता है, अस्थिर संतुलन के अंदर आ जाता है, क्योंकि जैसे ही उसको सेट के बाद में क्लैपिंग होगी या गन फायर होगा, उस समय वो तुरंत यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अनस्टेबल बैलेंस के अंदर है, वो यहाँ पे सेट कमांड के अंदर अपनी पोजीशन बना लेता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26, संतुलन का गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई से क्या संबंध है। बैलेंस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो संतुलन का जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे क्या संबंध रहेगा ऊंचाई के हिसाब से, वो अपने यहाँ पे बताना है। विपरीत संबंध रहेगा, समान, गुणात्मक या मात्रात्मक। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे कि ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, तो ऊंचाई के हिसाब से अगर सीजी अपनी ऊपर है तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर सीजी है, सीजी धरातल के मध्य में है तो क्या फर्क पड़ेगा, और सीजी अगर धरातल के बिल्कुल नीचे है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये ऊंचाई के हिसाब से अपन गुरुत्व केंद्र की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 26 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर सीजी है वो ऊंचाई के हिसाब से अगर ऊपर है तो यहाँ पे धरातल के, तो वो अपने को बैलेंस कम मिलेगा। लेकिन अगर मध्य में है तो बैलेंस समान, और अगर बैलेंस सीजी है वो ऊंचाई के हिसाब से अगर नीचे है, जमीन के पास में है, तो अपने को सबसे ज्यादा यहाँ पे संतुलन मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी विकृति को हंचबेक कहा जाता है। हंचबेक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। हंचबेक के नाम से अपन कौन सी विकृति को बोल सकते हैं, काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस या फिर बोलेग। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है दोस्तों। अपन लॉर्डोसिस है उसे अपन होलोबेक के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन स्वेबेक के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में स्कोलिसिस है, इसे अपन लेटरल स्कोलिसिस के नाम से जानते हैं। बोलेग है, इसके अंदर दोनों पैर है वो यहाँ पे क्या चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, इसे अपन जेनु वेरम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों काइपोसिस, पीठ के पीछे जो उभार आ जाता है, कुबड़ सा बन जाता है, ये अपनी गर्दन है, और गर्दन के पीछे उभार बन जाता है, उसे अपन काइपोसिस के नाम से जानते हैं। इसे अपन हंचबैक, राउंड बैक के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्कोलियोसिस का संबंध किससे है। स्कोलियोसिस की बात कर रहे हैं तो स्कोलियोसिस का संबंध किससे रहेगा, बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग देखे तो हाथ से, पैर से, पेट से या रीढ़ की हड्डी से। स्कोलियोसिस की बात कर रहे हैं। स्कोलियोसिस की बात करें तो दोस्तों अपनी जो गर्दन है, खोपड़ी वाला भाग, और ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसके अंदर है वो यहाँ पे कैसा भी वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसे मुड़ जाती है, या तो सी आकार में हो जाती है, या सी के साथ में दोनों आकार में एस में। तो यहाँ पे सी या फिर एस आकार में यहाँ पे घूम जाती है, तो इसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित है वो यहाँ पे स्कोलियोसिस बीमारी होती है, जो यहाँ पे सी शेप या फिर जेड शेप्स के अंदर यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो दोस्तों यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी के किस भाग में काइपोसिस की विकृति होती है। रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग है जिसमें अपन काइपोसिस की यहाँ पे डिफॉर्मिटीज अपने को देखने को मिलती है। काइपोसिस डिफॉर्मिटी है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के कौन से भाग में मिलेगी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर या सेक्रम के भाग में। अब अपने को सबसे पहले ये पता होना जैसे दोस्तों यहाँ पे कि काइपोसिस कहाँ होती कहाँ है, तो ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम है, और ये अपना पीठ वाला पीछे का भाग है, पीठ में पीछे जहाँ सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, तो सर्वाइकल जो गर्दन की बनाती है, जो गर्दन का निर्माण करती है, जो 7 होती है, लेकिन जो थोरेसिक होती है जो 12 होती है वो यहाँ पे पीठ का निर्माण करती है, सामने चेस्ट का निर्माण, और पीछे है वो पीठ का निर्माण करती है। पीठ में पीछे की तरफ जो उभार आ जाता है वो किस में आएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। थोरेसिक भाग होता है, इस थोरेसिक भाग के अंदर है वो पीठ में पीछे की तरफ उभार आ जाता है, जिसे अपन काइपोसिस, राउंड बैक, हंचबैक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, स्कोलियोसिस को किस नाम से जाना जाता है। स्कोलियोसिस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। स्कोलियोसिस को अन्य किस नाम से जान सकते हैं अपन, अगर कुबजता, पश्च कुबजता, पार्श्व कुबजता या फिर राउंड बैक के नाम से। स्कोलियोसिस मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी है वो दो प्रकार से मुड़ जाती है, या तो सी शेप में मुड़ जाती है या फिर सी के साथ में एस शेप में मुड़ जाती है, दोनों प्रकार से मुड़ जाती है। तो ये इसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसे अपन लेटरल कर्वेचर के नाम से जानेंगे, इसे पार्श्व कुब्जता के नाम से जानते हैं, जो या तो सी शेप में या फिर एस शेप के अंदर, और दोनों में लगे है वो जेड शेप के अंदर भी यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 31। किस विकृति में पैर बाहर की ओर मुड़ जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे कौन सी डिफॉर्मिटीज है जिसके अंदर जो लेग होते हैं जो यहाँ पे आउटवर्ड बेंड यहाँ पे हो जाते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये अपने यहाँ पे लोअर पोर्शन है, मान लो ये अपना लोअर पोर्शन है, पैर का भाग है, तो ये पैर है वो बाहर की तरफ यहाँ पे मुड़ जाते हैं, ऐसे ही अपने को यहाँ पे बताना है। ये अपने पैर है, दोनों के बीच में ओ शेप अपने को देखने को मिलता है, काइपोसिस, बोलेग, नोकनी या फिर अरोसल, जिसे अपन जेनुवेरम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। बोलेग के नाम से जानते हैं, इसे अपन जेनुवेरम के नाम से जानते हैं। तो पैरों के अंदर है वो क्या जाता है, दोनों में है गैप हो जाता है, तो ओ शेप की आकृति इसके बीच में अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं है? रीढ़ की हड्डी से संबंधित यहाँ पे यानी कौन सी डिफॉर्मिटीज है जो यहाँ पे स्पाइन रिलेटेड नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लोडोसिस, स्कोलिसिस, सोरिल या फिर काइपोसिस। रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं अपन, वर्टिब्री से स्पाइन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वर्टिब्री के अंदर तीन प्रकार की अपने को मिलेगी। एक है इसके अंदर पीछे की तरफ अगर उभार आ जाता है वर्टिब्री में, तो अपने को क्या करता है, तो वो अपन काइपोसिस। अगर पेट आगे की तरफ निकल जाता है, रीढ़ की हड्डी पीछे से आगे की तरफ मुड़ जाती है, तो उसे अपन लोडोसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ से यहाँ पे मुड़ जाती है तो उसे अपन स्कोलिसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सोरिल है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो सोरिल है वो यहाँ पे पैरों से संबंध है, जो अपने एडिया है इन एडियो से संबंधित है, सोरिल यहाँ पे बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किस विकृति में पैर आपस में टच होने लगते हैं? कौन सी डिफॉर्मिटीज है जिसके अंदर यहाँ पे पैर आपस में यहाँ पे टच होने लग जाते हैं, वो अपने को बताना है। स्कोलिसिस, पिजन चेस्ट, बोलेग या फिर नोकनी। इसे अपन जेनुवेलगम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपना ये पैरों वाला भाग है, तो पहले अपने जो दोनों पैर थे यहाँ पे उसमें अंदर गैप आ गया था दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन किस नाम से जानते थे, तो उसे अपन यहाँ पे बोलेग के नाम से जानते थे, बोलेग। लेकिन अब दोनों पैरों के अंदर की स्थिति देखें तो दोनों पैर है वो अपने को टकराने लग जाते हैं। अब दोनों पैर है वो यहाँ पे टच होने लग रहे हैं, तो इसमें अंग्रेजी के एक्स अक्षर के समान इसकी आकृति दिखने लग जाती है, जिसे अपन जेनुवेलगम के नाम से जानते हैं, उसे अपन नोकनी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 34। बोलेग को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे बोलेग है, बोलेग को अपन किस नाम से जानते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया है। बोलेग का दूसरा नाम क्या है? बोलेग में जो अपने पैर है वो कैसी पोजीशन में चले जाते हैं, तो बोलेग के अंदर दोनों पैर है वो यहाँ पे दूर दूर चले जाते हैं, ओ शेप में इसके अंदर यहाँ पे दिखने के लग जाता है अपने को पोजीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन जेनुवेरम के नाम से जानते हैं। बोलेग को अपन दूसरा नाम जेनुवेरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। खोखली पीठ, होलोबैक किस विकृति को कहते हैं? होलोबैक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। खोखली पीठ है, पीछे की तरफ पीठ में क्या आ जाता है, खाली आ जाता है जगह। तो अपनी मान लो ये गर्दन है और गर्दन के अंदर अपनी रीढ़ की हड्डी है और आगे पेट है वो आगे की तरफ निकल के ऐसे हो जाता है, तो पीठ पीछे से क्या आ जाती है, खालीपन आ जाता है, पेट आगे की तरफ निकल के आ जाता है, तो ये खालीपन है पीठ के अंदर, उसे अपन किस बीमारी के नाम से जानते हैं? स्कोलिसिस, लोर्डोसिस, काइपोसिस, पिजन चेस्ट। क्वेश्चन नंबर अपना 35 रहेगा, और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन लोर्डोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर है वो पेट आगे की तरफ निकल जाता है, जो रीढ़ की हड्डी है वो आगे घूम जाती है। जो सर्वाइकल के बाद में थोड़ी सी को लंबर भाग होता है, वो लंबर भाग ध्यान रखना है, लंबर वाली जो 5 वर्टिब्री होती है वो आगे की तरफ निकल के यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। पेस केवस किस विकृति का अन्य नाम है? दोस्तों यहाँ पे पेस केवस है वो किस विकृति का अन्य नाम है, वो अपने क्या पे बताना है। फ्लैट फुट, होलो फुट, बोलेग, नोकनी। एक होता है दोस्तों यहाँ पे पेस केवस, एक होता है यहाँ पे पेस प्लेन, यानी पेस प्लेन होता है। तो पेस प्लेन में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे पेस प्लेन जो अपना पैर होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे है वो आर्क नहीं रहती, बिल्कुल यहाँ पे सपाट होता है। लेकिन पेस केवस की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर, उसके अंदर जो अपने यहाँ पे आर्क होती है, पैर के अंदर जो गड्ढा होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है, जिसे अपन होलो फुट के नाम से भी जानते हैं पेस प्लेन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। पेस केवस को अपन होलो फुट के नाम से जानते हैं, इसे अपन सुपीनेटेड फुट के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों। शर्मीलेपन के कारण लड़कियों में कौन सी विकृति आ जाती है? शर्मीलेपन के कारण की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे।
उसके कारण है लड़कियों में कौन सी विकृति आ जाती है? लोडोसिस, स्कोलिसिस, पिजेंसेस्ट या फिर काइपोसिस। शर्मीलेपन के कारण क्या है दोस्तों? लड़कियों जो अपनी गर्दन होती है, लड़कियां है वो आगे की तरफ क्या करती है, गर्दन को झुका के चलती है, आगे की तरफ है गर्दन को झुका लेती है, सीधी यहाँ पे स्ट्रेट पोजीशन में यहाँ पे नहीं चलती है। तो उसके कारण है गर्दन आगे की तरफ यहाँ पे झुक के कारण रहने के कारण है पीठ के पीछे क्या निकल के आ जाता है, तो यहाँ पे उभार निकल के आ जाता है। थोरेसिक भाग में पीठ के पीछे यहाँ पे उभार आ जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर बताना है। तो इसे अपन काइपोसिस के नाम से जानते हैं, इसे अपन हंचबैक के नाम से जानते हैं, राउंड बैक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे काइपोसिस बीमारी है वो लड़कियों में आमतौर पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 38। एकल अवधिकालीनता को क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे सिंगल पीरियोडाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल या मीजोसाइकिल या नॉन ऑफ द अबव। पीरियोडाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और पीरियोडाइजेशन में सिंगल, डबल और ट्रिपल पीरियोडाइजेशन होता है। तो सिंगल पीरियोडाइजेशन की बात करें, एकल अवधिकालीनता की बात करें, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। इसे अपन मैक्रो साइकिल के नाम से जानते हैं। जो सबसे बड़ा चक्कर होता है, जो 12 माह का चक्कर यहाँ पे होता है, सबसे छोटा चक्कर है वो यहाँ पे माइक्रो, दूसरा मध्य चक्कर होता है मीजो, और यहाँ पे सबसे बड़ा होता है मैक्रो चक्कर, यहाँ पे सिंगल पीरियोडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39। अवधिकालीनता में कौन सा काल नहीं होता है? अवधिकालीनता में कौन सा यहाँ पे पीरियड है वो यहाँ पे नहीं होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं होता है। प्रिपेरेटरी फेज हो गया, ट्रांजिशन फेज हो गया, प्लानिंग फेज हो गया या कंपटीशन फेज हो गया। तो दोस्तों कोई भी यहाँ पे, चाहे वो माइक्रो चक्र हो, मीजो चक्र हो या फिर मैक्रो चक्र हो, तीनों के अंदर है वो 3 फेज अपने को देखने को मिलते हैं। उसमें यहाँ पे प्रिपेरेटरी फेज हो गया, कंपटीशन फेज हो गया और यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेज हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसमें प्लानिंग फेज यहाँ पे नहीं आता, तैयारी काल नहीं आता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अधिभार का सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? ओवरलोड की बात कर रहे हैं, ओवरलोड का अपने को पॉजिटिव यहाँ पे इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओवरलोड की बात कर रहे हैं, तो ओवरलोड में अपने को पॉजिटिव इफेक्ट क्या मिलेगा? थकान आएगी, एडेप्टेशन होगा, ट्रांजिशन होगा या परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ेगा। जो सो किसी भी व्यक्ति का मान लो अगर 20 किलो वजन उठाने की क्षमता है, और अगर उसको अपन 22 किलो वजन उठा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इस वजन को क्या कर लेगा? उठाना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 की बात कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन अडेप्टेशन, अनुकूलन के नाम से जानते हैं। जैसे उसने 20 किलो उठाया था, लेकिन अपन ने उसको 21, 22 ऐसे उठाते होते थे, उसको 22 तक ले गए, तो वो अडेप्टेशन, उसका अनुकूलन यहाँ पे हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है अडेप्टेशन के बाद में। तो लोड है, वो लोड 3 प्रकार का होता है, बाहर 3 प्रकार का होता है, एक जनरल लोड, सामान्य भार, क्रस्ट लोड, यहाँ पे अधिभार है, उसे अपन ओवरलोड के नाम से जानते हैं। इसे अपन लोड अडेप्टेशन भी कहते हैं, और साथ ही में इसे सुपर कंपनसेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ओवरलोड है, उसे अपन लोड अडेप्टेशन और सुपर कंपनसेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। टीम प्रतियोगिता का, टीम प्रतियोगिता योजना का ब्लूप्रिंट क्या कहलाता है? अगर अपन प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो खेलने से पहले है वो अपन जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसे अपन, उसका ब्लूप्रिंट किस नाम से जाना जाएगा? टेक्निक, स्ट्रेटेजी, स्किल, टैक्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर बताना। तो टीम प्रतियोगिता या टीम की प्लानिंग है, उसका जो ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाएगा, उसे अपन क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है, स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। यानी अपने को गेम से पहले है वो सारी प्लानिंग करते हैं, किस प्रकार खेलना है, क्या अपनी रणनीति रहेगी, वो अपने सब कुछ है वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे कहलाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि तकनीक प्रशिक्षण के चरण कौन से हैं? टेक्निक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, टेक्निक ट्रेनिंग के यहाँ पे कौन से चरण यहाँ पे पार्ट रहने वाले, स्टेज रहने वाले? प्रैक्टिस, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोक्सबी। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर बताना है। तो दोस्तों अपन कोई भी टेक्निक अगर यूज कर रहे हैं, उसको सीखना चाह रहे हैं, तो उसके अपने उसके अंदर अपने को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उसके बारे में अपने को एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाना पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। प्रभावशाली निर्णय का लक्षण कौन सा है? यहाँ पे इफेक्टिव यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है वो, उसका लक्षण यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा माना जाएगा? रिलायबिलिटी रहेगी, विश्वसनीयता रहेगी, नॉलेज ऑफ रूल्स रहेगा, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे गुड पर्सनालिटी रहेगी, या फिर उसके अंदर यहाँ पे इम्पेरिटिलिटी रहेगी।
तो यहाँ पे विश्वसनीयता, नियमों का ज्ञान, अच्छा व्यक्तित्व, यहाँ पे निष्पक्षता। तो यहाँ पे सबसे अच्छा निर्णय करने का लक्षण कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। नियमों का अगर उसे ज्ञान है, नॉलेज ऑफ रूल्स है, तो वो सबसे अच्छा डिसीजन अपने को यहाँ पे कर पाएगा। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 44, खेल उपकरणों की जांच निर्णायक का कौन सा कर्तव्य है? खेल उपकरणों की जांच निर्णायक का यहाँ पे जो ऑफिशियल है, रेफरी है, उसका यहाँ पे कौन सा कर्तव्य रहेगा? वो अपने को यहाँ पे बताना है। ड्यूरिंग गेम रहेगा, आफ्टर गेम, या बिफोर गेम, एनी टाइम। तो दोस्तों अगर खेल उपकरण है, जैसे बॉल हो गई, बैट हो गया, रैकेट हो गया, तो इनकी जांच अपन कब करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 इजी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। बिफोर गेम्स, गेम से पहले ही अपन इसकी जांच करते हैं, गेम के बाद या दौरान अपन इसकी जांच यहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 45, खिलाड़ियों की योग्यता की जांच कब की जाती है? दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ प्लेयर्स चेकिंग है, वो अपन कब करते हैं? वो अपने को यहाँ पे बताना है। ड्यूरिंग कंपटीशन, आफ्टर कंपटीशन, या फिर बिफोर कंपटीशन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। खिलाड़ियों की योग्यता की जांच, उसकी एज हो गई, उसका वेट हो गया, उसकी यहाँ पे फिटनेस हो गई, इनको अगर अपन जांच करनी है तो अपन कब करते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रतियोगिता से पूर्व, बिफोर अपन कंपटीशन है, वो अपन इसकी जांच करते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 46। 46 रहेगा दोस्तों है कि नियमों का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी को दंडित करना है। यह कथन किसका है? नियमों का उद्देश्य क्या है? कि किसी भी खिलाड़ी को दंडित करना है। जैसे मान लो कि किसी खिलाड़ी ने अगर गलत तरीके से गेम को खेला है, किसी खिलाड़ी को इंजरी कर दी, तो उसको अपन पनिशमेंट के तौर पर अपन कार्ड दिखाते हैं, या गेम से सस्पेंशन देते हैं 2 मिनट का। तो वो नियमों के अकॉर्डिंग ही अपन उसको सस्पेंशन या कार्ड देते हैं। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? या परिभाषा के नियमों का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी को दंडित करना होता है। जे बिनेश, जॉन बन, एडी मुलर, या रस्तु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जॉन बन के द्वारा है, वो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 47। 47 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रशिक्षण के दौरान शरीर में कौन सा अमल बढ़ता है? ड्यूरिंग यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसके समय यहाँ पे कौन सा एसिड है यहाँ पे इंक्रीज रहेगा, वो अपने बताना है। एटीपी, एडीपी, लैक्टिक, या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों अपन जो ट्रेनिंग लेते हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान अपने शरीर में यहाँ पे O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो अपनी जो वेन्स होती है, सिराई होती है, धमनियां होती है, उनके अंदर यहाँ पे ब्लड है वो क्लोटिंग जमने स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण है वो अपना थकान की स्थिति बन जाती है। तो वो कौन सा अमल रहेगा? क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। लैक्टिक अमल, दुग्धामल है, उसके कारण अपने को थकान की स्थिति यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडार किस में होता है? यानी अगर मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की अगर स्टोरेज हो रहा है, तो वो किस रूप में होगा? मायोसिन के रूप में, एक्टिन के रूप में, सार्कोमेयर, या फिर मायोग्लोबिन के रूप में? क्वेश्चन नंबर अपने को 48 बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे कि मायोग्लोबिन के रूप में है। वो यहाँ पे O2 का अपना स्टोरेज है, वो यहाँ पे किसके रूप में? मसल्स के रूप में, मसल्स के अंदर है, वो मायोग्लोबिन के रूप में है, वो यहाँ पे O2 का स्टोरेज यहाँ पे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तर में ये अपने 48 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पर शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, और क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।